हेलो डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छी से कर रहे होंगे। तो हमने कुछ वीडियो सेल बायोलॉजी पे बना रखी है और आपने देखा होगा वहाँ पे हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में बात किया था मोस्टली कि व्हाट इज़ द सेल बायोलॉजी एंड ऑल। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है एंड और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये लेक्चर नंबर 4 होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये लेक्चर 4.1 हो गया, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर लेक्चर 4 एंड इनका सब लेक्चर रहेगा। जैसे प्लाज्मा, आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ओनली स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हम देख लेंगे फंक्शन कैसा होता है, ठीक है, फ्लूइड मोजेक मॉडल्स वाडल्स देख लेंगे। तो जितना वीडियो आता है 4.1 2 3 करके आएगा सेल मेम्ब्रेन पे। तो हम छोटे छोटे वीडियोज़ लाएँगे जो कि आप सबको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा और आप सबके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, और यहाँ पे हम बेसिक्स से लेके एडवांस तक डील करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज़ द एडवांस लेवल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर हेल्प यू अबाउट इन द वेरियस एग्जामिनेशन लाइक CSIR नेट JRF एंड ऑल। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो देखिए ये एक स्ट्रक्चर मैंने लगा रखा है। सबसे पहले आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि आपको इस बारे में क्या पता है, सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आप सबको जीरो नॉलेज है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ऐसा तो होगा नहीं, बहुत सारी चीज़ पता होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको पता होगा ये लिविंग बाउंड्री होता है, ठीक है, ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ऐसे ऐसे करके कोई भी चीज़ आप पढ़ने जाएँ तो सबसे पहले शुरू में ये देख ले कि आपको उस टॉपिक के बारे में, उस कंटेंट के बारे में, उस सिलेबस के बारे में, कोई भी चीज़ है उसके बारे में आप कितना जानते हैं, फिर प्रोसीड कीजिए और सीखने के लिए। तो चलिए ये डायग्राम हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरी पे चलते हैं, फिर वापस आके देखेंगे इस डायग्राम को कि जो हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम में वो सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल विच सेपरेट द सेल साइटोप्लाज्म टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, लिविंग बाउंड्री होता है जो कि हमारे सेल की लिविंग बाउंड्री बनाता है और ये मतलब हमारे सेल साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यह इलास्टिक होता है, लिविंग होता है और यह सेलेक्टिव परमेबल होता है। माने कि ये सारे मालिक्यूल को पास होने नहीं देता, ये कुछ मालिक्यूल को सेलेक्ट करके पास होने देता है और जो पास नहीं हो पाते वो प्रोटीन, जो कैरियर प्रोटीन होते हैं उससे चैनल, ठीक है, ये सब बना के पार होते हैं। ओके, और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कहीं से डैमेज हो गया तो एंडोसाइटोसिस करके वो रिपेयर भी हो सकता है। लाइपोप्रोटीनेसिस आप जैसा कि जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, लिपिड, प्रोटीन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ट्राई लैमिनर होता है, ठीक है, ट्राई लैमिनर, जैसे कि आप जैसे इसमें ट्राई लैमिनर, ओके, जैसे लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड, ओके, जो कि कंट्रोल करता है एग्जिट एंड आउट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड आयन इन एंड आउट ऑफ द सेल, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर हम एज ए लार्ज स्केल पे, मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक गेट की तरह काम करता है। गेट का मतलब समझ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट की मतलब कि ये सेलेक्ट करेगा कि किस मॉलिक्यूल को हमारे अंदर आना है, पास जाना है। बहुत सारे काम होते हैं सेल मेम्ब्रेन का, रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि आप सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कैसे कर सकते हैं। मतलब जब सेल मेम्ब्रेन का स्टडी किया जा रहा था, जब पता किया जा रहा था कि सेल मेम्ब्रेन इन इन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है, जैसे फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में बताया गया, तो इसको कैसे स्टडी किया गया। तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फ्लूइड इन नेचर होता है। ऐसे तो डायरेक्टली अब किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए उसका सेक्शन तो कट करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो उसको सबसे पहले क्या गया कि उसे फ्रीज किया गया, सेल मेम्ब्रेन को फ्रीज किया गया, यानी कि वहाँ पर क्या किया गया, RBC के मेम्ब्रेन को लिया गया, ओके, RBC को मेम्ब्रेन को लेके उसको फ्रीज किया गया, फिर उसको कट किया गया। तो इसे हम बोलते हैं फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए कौन सी टेक्निक अप्लाई किया गया था, तो आप बताएंगे फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक ऑन द RBC मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि सेल मेम्ब्रेन जैसे टर्म ये सब एंट्रेंस में बहुत पूछता है, ठीक है, जैसे AIMT नीट उट हो गया, MSc एंट्रेंस हो गया, BSc एंट्रेंस हो गया। तो आप सब जानते रहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत सारे नेम्स दिए गए, ठीक है, टर्म दिए गए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, फेफर ने दिया था, ओके। एंड सेल मेम्ब्रेन टर्म देने वाले कौन थे, क्रैमर एंड नेगोइली, ओके। प्लाज्मा लेमा भी कहा गया, फ्लावर ने कहा था। यूनिट मेम्ब्रेन, ओके, किसने कहा था, रॉबर्टसन ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
तो हम अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने अभी पीछे ही बोला था कि आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से मिलके होता है। तो यहाँ पे मैंने कंपोजिशन भी बता रखा है, ये वेरीज करते हैं कंपोजिशन मोस्टली। तो 28 to 79% होता है लिपिड, 20 to 70% होता है प्रोटीन्स एंड 2 to 10% होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो आप सब देखते चलिए और ये नोट्स मैं सेंड कर दूंगा। ओके, तो फिर आगे बात करते हैं। आपको ये फैक्ट जानना चाहिए कि जो हमारा आरबीसी मेम्ब्रेन, जिसको लेके हम फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक करके आरबीसी को स्टडी किए थे, हमारे आरबीसी के मेम्ब्रेन पे जो होता है 52% प्रोटीन्स होता है, 40% लिपिड्स होता है एंड 8% होता है कार्बोहाइड्रेट्स। माइटोकॉन्ड्रियम, जैसा कि आप जानते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है। 2 और सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन में जो होता है 51% प्रोटीन, 47% लिपिड एंड 2% कार्बोहाइड्रेट होता है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे बहुत से प्रोटीन पाए जाते हैं, 76% प्रोटीन, 23% लिपिड एंड 1% कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये फैक्ट आप जानते रहिए, पूछता भी है एग्जामिनेशन में। ओके, तो चलिए हम इसे कैटेगराइज कर लेते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे डील कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में आखिर और क्या क्या चीज़ें। हम बस इतना आज तक जानते आए हैं कि लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, बट देयर आर द टाइप ऑफ लिपिड एंड टाइप ऑफ प्रोटीन्स आल्सो प्रेजेंट इन द सेल। ये देखते हैं, ये थोड़ा आप सबके लिए नया हो सकता है। आपको पता है कि हमारा सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, प्रोटीन होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो यहाँ पे लिपिड के, प्रोटीन के भी टाइप हैं। मोस्टली लिपिड और प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो लिपिड जैसे कि हो गया, उसमें फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्ट्रॉल होता है। और फास्फोलिपिड, जैसा कि आपको पता है फास्फोलिपिड में क्या होता है, फास्फोलिपिड के बारे में थोड़ा सा मैं अगर इलाबोरेट करना चाहूँ तो आप जान सकते हैं। जैसे कि फास्फोलिपिड जो होता है वहाँ पे जैसे कि हाइड्रोफोबिक टेल होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। और जैसे कि उसमें ग्लिसरॉल का बैकबोन होता है, वहाँ पे ग्लिसरॉल का जो 3 कार्बन से मिलकर बना होता है, 2 कार्बन से आपका क्या होता है, फैटी एसिड जुड़ा होता है और 1 कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये बनता है आपका फास्फोलिपिड। ओके, तो फास्फोलिपिड का भी टाइप होता है, जैसे कि फास्फोग्लिसराइड हो गया, स्फिंगोलिपिड हो गया। और फास्फोग्लिसराइड जो हमारा फास्फेट ग्रुप होता है, जैसे कि मैं बताया फास्फोलिपिड में फास्फेट ग्रुप, तो फास्फेट ग्रुप के ऊपर भी अगर बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे कि फास्फोग्लिसराइड भी 4 टाइप का होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है PE, PS, PI, PC। तो ये 4 प्रकार के फास्फोग्लिसराइड होते हैं, जैसे कि इसे बोलते हैं फास्फोटाइडल एथिलेमीन, फास्फोटाइडल सेरीन, फास्फोटाइडल इनोसिटॉल एंड फास्फोटाइडल कोलिन। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है आप सबके लिए नया हो, लेकिन आप सब ध्यान में रखिए कि फास्फोग्लिसराइड यानी फास्फोलिपिड में ये सारी चीज़ें आती हैं। हमें एडवांस पढ़ना होता है फास्फोटाइडल एथिलेमीन, फास्फोटाइडल सेरीन, फास्फोटाइडल इनोसिटॉल एंड फास्फोटाइडल कोलिन। ठीक है, तो यहीं पे आप सबको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, नोट कर सकते हैं आप लोग कि ये जो फास्फोग्लिसराइड यहाँ पे फास्फोटाइडल सेरीन होता है। ठीक है, एपोप्टोसिस का नाम सुना होगा आपने। ओके, एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल ऑफ द डेट, प्रोग्राम डेट ऑफ द सेल। ओके, तो क्या होता है, हमारा सेल जब जैसे उसका एज हो जाता है, उसे मारना होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे इनर लेयर में फास्फोटाइडल सेरीन होता है, उसे आउटर लेयर में भेज दिया जाता है। जब आउटर लेयर में फास्फोटाइडल सेरीन आता है तो उसे माइक्रोफेजेज आके आइडेंटिफाई करते हैं और सेल को मार देते हैं। तो एक डेथ सिग्नल की तरह काम करता है फास्फोटाइडल सेरीन। एपोप्टोसिस से अगर पूछे ये वाला ऑप्शन दिखे तो आप मार दीजिए। ओके, सही हो जाएगा। फिर फास्फोग्लिसराइड के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। स्फिंगोलिपिड होता है, ठीक है, वहाँ पे बैकबोन में ग्लिसरॉल नहीं होता है, स्फिंगोसिन देखा जाता है, याद रखिएगा। फिर फास्फोलिपिड की बात कर लिए, अब ग्लाइकोलिपिड होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड यानी कि लिपिड से कार्बोहाइड्रेट जोड़ ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, आगे इसके बारे में हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में। स्ट्रॉल हो गया, तो स्ट्रॉल जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन को जैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं। ओके, ये इनर लेयर में, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें जैसे जानते हैं डबल लेयर होता है ना, तो ऊपर वाले लेयर में, नीचे वाले लेयर में स्ट्रॉल मोस्टली फैटी एसिड टेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं और वो टेल को पकड़ के रखते हैं, उन्हें मतलब कंट्रोल करते हैं फ्लूइडिटी को। तो स्ट्रॉल मोस्टली जो होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल जैसे मोस्ट एबुडेंट होता है। फिर प्लांट में अगर हम बात करें तो फाइटो स्ट्रॉल होता है, और फाइटो स्ट्रॉल के भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि स्टिग्मा स्ट्रॉल हो गया और सीटो स्ट्रॉल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और फंजाई में कौन होता है, इर्गोस्ट्रॉल फंजाई का जो स्ट्रॉल होता है।
ओके, फिर हम बात करते हैं प्रोटीन। लिपिड आपका ख़त्म हो गया, आप सब ध्यान से सुनिए, अगर नहीं सुना है एक बार बैक होके फिर से सुनिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारा नोट्स नहीं दे सकता आप सबको ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ओके, मैं बस आपको सबको समझाते चलता हूँ, आप सब यहाँ से एक बार सुन लेंगे और कहीं बुक वुक रेफ़र करेंगे। जैसे अब अगर मैं बात करूँ सेल बायोलॉजी बुक के लिए, तो अल्बर्ट आप रेफ़र कर सकते हैं। अल्बर्ट इज़ द बेस्ट, एंड लोडिस भी है, कूपर भी है, कार्प भी है। आप कोई भी एक बुक ले, लेकिन मेरे हिसाब से अल्बर्ट इज़ बेस्ट। ओके, प्रोटीन की बात करते हैं। जैसे प्रोटीन क्या करता है मोस्टली, प्रोटीन जैसे कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन में, एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है जैसे एडेनिलेट साइक्लेज, एटीपीएज, कैरियर प्रोटीन होता है, परमीएज, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन अगर ऐसे हम बात करें कि लोकेशन के आधार पे बात करें कि प्रोटीन होता कहाँ कहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा अब तक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो वही चीज़ें हैं जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, उसी को हम पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं, और इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और तो यहाँ पे प्रोटीन का 3 टाइप मोस्टली देखा जाता है, हम 2 टाइप के बारे में मोस्टली पढ़ते हैं, पेरीफेरल और इंटीग्रल के बारे में। यहाँ पे लिपिड लिंक भी प्रोटीन होता है, ठीक है। जब जैसे कि लिपिड से अगर प्रोटीन बाउंड करके रखता है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, तो उसे हम लिपिड लिंक प्रोटीन बोलते हैं। तो पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है, जो आउटर सरफेस आप जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि आपको पता है जैसे डबल लेयर होता है, उसके अगर ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, पेरीफेरी वाले पार्ट पे प्रोटीन जो प्रेजेंट है, तो उसे हम पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं। ये 2 टाइप का हो सकता है, नॉन साइटोसोलिक हो सकता है या साइटोसोलिक। जैसे सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के एक आउटर साइड जो होगा इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, जहाँ पे सेल प्रेजेंट होगी, और अंदर साइड में साइटोप्लाज्म होगा। तो ये नॉन साइटोसोलिक हो सकते हैं, साइटोसोलिक हो सकते हैं। ओके, तो समझ गए ना, नॉन साइटोसोलिक जो आउटर सरफेस पे, मतलब सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर वाले पार्ट पे प्रेजेंट हो, और साइटोसोलिक माने जो अंदर साइड में प्रेजेंट हो। तो पेरीफेरल के कुछ एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। जैसे स्पेक्ट्रीन हो गया, एनकायरीन हो गया, साइटोक्रोम सी हो गया। तो ये सब क्या है, पेरीफेरल प्रोटीन है जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन का। इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि जो मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इंटीग्रल प्रोटीन मोस्टली अल्फ़ा हेलिक्सिस से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, जो मतलब हाइड्रोफोबिक रीजन में जो प्रेजेंट होते हैं हमारा प्रोटीन, तो अल्फ़ा हेलिक्स से मिलकर बने होते हैं। और इंटीग्रल प्रोटीन मोस्टली सिंगल पास हो सकते हैं, मल्टीपल पास हो सकते हैं। सिंगल पास और मल्टीपल पास का मतलब आप समझ रहे हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को एक बार क्रॉस करे पूरा इस पार से उस पार, उसे हम सिंगल पास प्रोटीन बोलते हैं। ओके, सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन। एग्जांपल की बात कर लूँ तो जैसे ग्लाइकोफ्लोरीन हो गया, ठीक है, आप सब नाम नया सुन रहे होंगे लेकिन ये सब अभी पढ़ेंगे। ग्लाइकोफ्लोरीन हो गया, नोच डेल्टा हो गया, सुनते चलिए। ये सब क्या है, सिंगल पास प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन है। फिर मल्टीपल पास आता है इंटीग्रल प्रोटीन। मल्टीपल पास में कौन कौन से होते हैं, मतलब मल्टीपल पास मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन को कई बार ऐसे, एक बार ऊपर से आया क्रॉस किया, फिर घूम के फिर एक बार ऊपर निकल गया, सेल मेम्ब्रेन को कई बार क्रॉस करता है एक ही प्रोटीन, तो उसे हम मल्टीपास इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल की हम बात कर ले, जैसे GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसे हम बोलते हैं, ये 7 बार सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। फिर यहाँ पे पैच डेक होता है, ठीक है, पैच रिसेप्टर वो भी होता है, प्रोटीन के नाम है अजीब थोड़ा लग रहा होगा शायद आपको, लेकिन ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पैच होता है जो 12 बार सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करता है। बैंड 3, ठीक है, आपने शायद पढ़ा होगा कि जैसे बाइकार्बोनेट क्लोराइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है, हमारे RBC में, तो वहाँ पे बैंड 3, ठीक है, हैमबर्गर शिफ्ट के बारे में, तो वहाँ पे बैंड 3 प्रोटीन काम करता है। पहले बताया जाता था कि बैंड 3 जो होता है 12 बार क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन न्यू रिसर्चर्स बोलते हैं कि 14 बार करते हैं, तो आप याद करके चलिए। फिर देखिए यहाँ पे और 2 प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ, कनेक्सिन एंड अक्लोंडिंग, ठीक है, ये 4 बार हमारे सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं। तो थोड़ा ये सब ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं नोट्स लिखता, तो भी मैं बताते चलता हूँ, आप सब एक बार सुने रहेंगे, कभी पढ़ेंगे गलती से तो आप सबको याद आएगा, ठीक है। लिपिड लिंक के बारे में मैंने बात कर चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने बताया 2 to 10%, मोस्टली 8% बहुत जगह लिखा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसेक्राइड, यानी कि 2 to 9 कार्बन होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट में, जो कि जैसे ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ओके, इस इन फॉर्म में होते हैं। हम ये कार्बोहाइड्रेट का मोस्टली काम क्या होता है, जो हमारा मतलब सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, ये मोस्टली आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं,
और ये नेम टैग की तरह काम करते हैं, रिसेप्टर की तरह, मतलब सेल मेम्ब्रेन को आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। ये मतलब गेट कीपर की तरह होते हैं कि कोई घर के अंदर आना चाहता है तो वो पहचानता है, उसको जानता है तो अंदर अलाउ करता है, नहीं तो नहीं करता है। ओके, तो यही समझ लीजिए कि जैसे रिसेप्टर की तरह आइडेंटिटी प्रोवाइड करने की तरह फ्लैग टैग की तरह काम करता है। ओके, सेल रिकॉग्निशन एंड सेल एडिशन इज द मेन फंक्शन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, ये हो गया। अब हम बात करते हैं लिपिड ड्राफ्ट के बारे में। तो देखिए, मैं कहूँ एक चीज़, तो बुक्स नोट्स आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप सब पढ़ते भी होंगे, लेकिन चीज़ें क्या है, वो कंटेंट डिलीवरी एंड कंटेंट रखने से, नोट्स कलेक्ट करने से, बुक्स ज़्यादा खरीद के लाइब्रेरी में पढ़ लिया, एक लाइब्रेरी बना लिया, इससे कुछ नहीं होता है। चीज़ें जैसे लिपिड ड्राफ्ट आपको लिखने के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ, लेकिन चीज़ें जो होता है समझना और समझाना इज़ द अनदर थिंग्स। तो लिपिड ड्राफ्ट, तो आप सबको पता है सेल मेम्ब्रेन जो होता है, आप सबको थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालें तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप शायद थोड़ा सा इमेजिन कर पाए, कहीं पे डायग्राम में देखा हो। जैसे मैं ऊपर चलता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिपिड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना यहाँ पे, कि बीच में कहीं पे ना ये लिपिड जो होता है ना, यहाँ पे जैसे आपको पता है कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्फिंगोलिपिड हो गया और जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, कहीं कहीं ना वो ग्रुपिंग कर लेते हैं और एक जगह एक दूसरे से जुड़ के बातचीत करने लगते हैं, बैठ जाते हैं, भाई और बता कोलेस्ट्रॉल कैसा है, स्फिंगोलिपिड तुम्हारा क्या चल रहा है, ऐसे करके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं ना, वहाँ पे मोटी परत जैसी बन जाती है, ठीक है, मोटी लेयर बन जाती है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं लिपिड ड्राफ्ट। एक जगह इकट्ठा एग्रीगेट हो जाते हैं, उसे माइक्रो डोमेन लिपिड ड्राफ्ट जो भी बोलते हैं, क्लस्टर कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं, ये लिपिड ड्राफ्ट होता है। मोस्टली हेल्प करते हैं सेल सिग्नलिंग में, ठीक है, एंडोसाइटोसिस में, यही सारी चीज़ें, और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग में भी। तो लिपिड ड्राफ्ट क्या है भाई, हमारा सेल मेम्ब्रेन एक कहीं कहीं पे थिक हो जाता है। क्यों थिक हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ के बातचीत करने लगते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। शायद ये लास्ट टॉपिक होगा आज का। ओके, मूवमेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, आपको पता है फ्लूइड नेचर का होता है, ठीक है। किसने प्रूव किया था आप बताइए? फ्लूइड मुझे एक मॉडल किसने दिया था? आप कमेंट सेक्शन बताइए, अगले वीडियो में हम डील करेंगे फिर भी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द फ्लूइड इन नेचर। तो फ्लूइड इन नेचर होगा तो वहाँ पे प्रोटीन मूव करेगा, लिपिड भी मूव करेगा। हम बोलते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी, लिपिड ऑफ सी बोलते हैं। प्रोटीन के हिमखंड जो होते हैं लिपिड के समुद्र में तैरते रहते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं। तो भाई फ्लूइड नेचर होगा तो वहाँ पे मूवमेंट देखा जाएगा, लिपिड का भी प्रोटीन का। तो आप इतना बात ध्यान में रखिए कि जो प्रोटीन होता है, हमारे जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन क्या करते हैं, ओनली लेटरल मूवमेंट करते हैं। लेटरल मूवमेंट का मतलब समझते हैं आप? जैसे देखिए, ये हमारा अगर सेल मेम्ब्रेन हो गया ना, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है, अगर हमारा प्रोटीन है तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ जा सकता है, इधर जा सकता है, ये हो गया लेटरल मूवमेंट। ओके, तो ये लेटरल मूवमेंट जो होता है सिर्फ प्रोटीन करता है। ओके, अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड जो हो सकता है, थोड़ा अगर मैं आपको डायग्राम बना के अगर समझाना चाहूँ, आई एम नॉट इन गुड इन कलाकारी, बट फिर भी अगर मैंने बना दिया, या मान लीजिए आपका लिपिड है, तो इतने मैं समझा सकता हूँ आपको कि रोटेशन, लिपिड क्या करते हैं, लिपिड जो होते हैं रोटेशन अपने एक्सिस पे ऐसे यहाँ पे घूम रहा है ऐसे चारों तरफ, रोटेशन मूवमेंट लिपिड शो करते हैं। फिर फ्लेक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन क्या करते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल ऐसे बाइलेयर में होते हैं तो अपने टेल को ऐसे 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 इधर उधर ऐसे 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 इधर इधर घुमाते रहते हैं, फ्लेक्शन करते रहते हैं। फिर लेटर यानी कि लिपिड भी इधर से उधर मूव करके जा सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत कम होता है और इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम होता है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। फ्लिप फ्लॉप मतलब समझते हैं, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, तो यहाँ से ये वाला लिपिड यहाँ आ जा रहा है, मतलब फिर एक यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, इससे मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर में जा रहा है लिपिड मॉलिक्यूल फ्लिप करके, तो उसे हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। और इसी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को कंट्रोल करवाने के लिए यहाँ पे 3 एंजाइम काम करते हैं, फ्लिपेज, फ्लोपेज एंड स्क्रम्बलेज। नाम क्या बोला मैंने? फ्लिपेज, फ्लोपेज एंड स्क्रम्बलेज। तो फ्लिपेज देखिए आई है ना, और यहाँ पे ओ है, तो मैं बताता हूँ फ्लिपेज का काम क्या होता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन होता है, तो फ्लिपेज क्या कराता है, ये आउटर से इनर में मतलब फास्फोलिपिड को
लिपिड मॉलिक्यूल को मूवमेंट कराता है। ठीक है, तो जैसे फास्फोटाइडल सेरीन हो गया, फास्फोटाइडल एथिलीमीन हो गया, तो यह आउटर से इनर मेम्ब्रेन में, इनर लेयर में, मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते, आउटर से इनर में लेयर में इसको मूवमेंट कराते हैं। और ये इसको मूवमेंट कराने के लिए एटीपी चाहिए। ठीक है, एटीपी डिपेंडेंट होता है ये, इतना जान के चलिए। और फ्लोपेज क्या कराएगा, इनर टू आउटर ले जाएगा, इसको भी एटीपी चाहिए भैया। ये फास्फोटाइडल कोलिन और स्फिंगोलिपिड को कराता है। फिर बाद में बात करते हैं स्क्रैम्बलेज के बारे में। स्क्रैम्बलेज क्या कराता है, स्क्रैम्बलेज कराता है, ये मतलब नॉन स्पेसिफिक होता है। ये मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में आपने सुना होगा कि मतलब जिधर कम होगा लिपिड का नंबर उधर करा देगा। और ये नॉन स्पेसिफिक होता है, दोनों डायरेक्शन में कराता है। और इसको कोई एटीपी नहीं चाहिए, ये मतलब एटीपी इंडिपेंडेंट होता है, समझे आप। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्क्रैम्बलेज होता है उसको काम करने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे शायद मैंने सब कवर कर लिया जितना आज के टॉपिक में थे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम डील करेंगे। बता देता हूँ, आप सब थोड़ा देख के आइएगा सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में। और मॉडल्स के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि मॉडल थोड़ा वहाँ पे फ्लूइड मैजिक मॉडल है और बहुत सारे एजम्पशन हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद लास्ट होगा वीडियो आई थिंक फंक्शन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो और चलता हूँ मैं।